हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कनिष्का कोचिंग क्लासेस बाय विरोध सर। जी हाँ, एमपी बोर्ड स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं की प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने कहा था कि आप अपना प्रयास तब तक जारी रखिए जब तक आपका लक्ष्य हासिल न हो जाए। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर 2 है, उसका नाम लिखा हुआ है अम्ल, क्षारक और लवण। इसका मतलब हुआ एसिड, बेस एंड साल्ट। ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष का, जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए? क्या कारण है कि दही और दही जैसे खट्टे पदार्थों को पीतल और उसके साथ साथ तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए? देखो, मैं आपको बता दूं, खट्टे पदार्थ जितने हुआ करते हैं अक्सर उनके अंदर अम्ल हुआ करता है, जिसे हम एसिड कहते हैं। अब इस एसिड की वजह से आपको पता है कि कोई भी अम्ल किसी भी धातु के साथ में आसानी से अपक्रिया कर लेता है। जब वो आसानी से अपक्रिया कर लेता है तो धातु का जो बर्तन होता है वो धीमे 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 वो टूट जाता है और उसमें से लीकेज होने लगता है। इसीलिए इन खट्टे पदार्थों को कभी भी इन पीतल और तांबे के बर्तनों के अंदर नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात यह कि ऐसा भी हो सकता है कि पीतल और तांबे के साथ में ये अम्ल अपक्रिया करने के बाद कुछ विषैला पदार्थ बना लें, जिससे आपको कोई बीमारी हो जाए। इसीलिए हमें कभी भी खट्टे पदार्थों को इनसे बने बर्तनों के अंदर नहीं रखना चाहिए। चलिए, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव भी है। ताजे दूध का पीएच मान, फ्रेश मिल्क है, उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? आप अपना उत्तर अपने ही शब्दों में समझाइए। तो देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच मान 6 दिया हुआ है। यदि ये जो दूध है उसको दही में बदला जाता है तो उसके अंदर एक अम्ल बन जाता है। उस अम्ल को हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। और जब अम्ल बनेगा तो पीएच मान और कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ताजे दूध का पीएच मान 6 है तो बनने वाले दही का पीएच मान 6 से कम होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? एक दूधिया होता है, मिल्कमैन, वो क्या करता है कि यहाँ पर जो फ्रेश मिल्क होता है, ताजा दूध होता है, उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है। तो देखो, बेकिंग सोडा की प्रकृति होती है क्षारीय, और क्षारीय जो प्रकृति होती है वो पीएच मान को बढ़ा देती है। इसीलिए यहाँ पर देखो, पीएच मान जो 6 था उससे बदलकर कैसा हो जाएगा? तो पीएच मान 6 से बढ़ जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा, और 7 से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब उस दूध की प्रकृति अम्ली की बजाय क्षारीय हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या मिला दिया उसमें? बेकिंग सोडा। दूसरा प्रश्न है, इस दूध को दही बनाने में दूध को दही बनाने में दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? याद रखिए, दूध से दही बनने के लिए माध्यम अम्लीय होना चाहिए। बेकिंग सोडा मिला देंगे तो माध्यम क्षारीय हो जाता है, और इस क्षारीय माध्यम में लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु हुआ करते हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते, इसीलिए दूध से दही बनने में समय लगता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? समीकरण सहित लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2, देखो लिखा हुआ है रासायनिक सूत्र, ये लिखा हुआ है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और साथ में होता है हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम है उसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहां पर आप देखिए, ये तो है पीओपी, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंग्लिश में लिखते हैं पीओपी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की खासियत हुआ करती है कि इसके अंदर जब भी आप जल मिलाएंगे या फिर ये नमी के संपर्क में आता है
तब ये जिप्सम बना लेता है, और जिप्सम एक ठोस पदार्थ होता है, ये जिप्सम ठोस पदार्थ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में आसानी से जल को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद एक कठोर ठोस पदार्थ बनाता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं, और इसीलिए इसको हमेशा आर्द्रतारोधी बर्तन के अंदर ही रखना चाहिए। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O, यहाँ पर 3/2H2O, और दोनों को मिक्स करेंगे यानी वाटर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा जिप्सम, जो ठोस पदार्थ होता है। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? 2 उदाहरण दीजिए। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने एक उदाहरण तो लिख दिया है, दूसरा और लिखेंगे। बहुत सिंपल सा उदाहरण है। देखो, बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है, 2019 में ये पूछी गई है, और इसमें पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि उदासीनी अभिक्रिया का मतलब होता है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षारक से कराई जाती है तब लवण बनता है और साथ में पानी का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस उदासीन अभिक्रिया में ये तो क्षार है, क्षारक है, और यहाँ पर हमने जो लिया है ये अम्ल है। जब किसी क्षारक की क्रिया अम्ल से या अम्ल की क्रिया क्षारक से करा दें तब यहाँ पर बनता है ये NaCl, ये होता है लवण जिसको हम साल्ट कहते हैं, और ये H2 होता है पानी। ये एक उदाहरण है। अब मैं दूसरा उदाहरण लिखना चाह रहा हूं, तो NaOH की जगह मैं लिख सकता हूं KOH, HCl है उसके हम HCl ही बना रखें, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, K और Cl मिलकर क्या बन जाएगा KCl, और H और OH मिलकर क्या बन जाएगा H2O। ये 2 उदाहरण है, आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा, ये कपड़े धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा जो होते हैं उनके दो प्रमुख उपयोग बताइए। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, देखो यहाँ पर धावन सोडा अथवा बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग लिखिए। ये 2024 में पूछा गया इसी तरह से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कपड़े धोने का सोडा, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका पहला उपयोग कपड़े धोने का सोडा है, तो कपड़े धोने का सोडा है उसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम यौगिकों जैसे बोरेक्स आदि के निर्माण में भी होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग बेकरी के उपयोग में करते हैं। देखो, बेकरी की जितनी दुकानें होती हैं जिसमें बिस्किट बनते हैं, टोस्ट बनते हैं, केक बनती है, पेस्ट्रीज बना करती है, ढेर सारे प्रोडक्ट, वो बेकरी वाले जितनी भी हुआ करते हैं प्रोडक्ट, उनको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। तीसरा एक और उपयोग मैं बता देता हूं, इसका उपयोग एंटासिड मतलब होता है प्रति अम्ल, एंटासिड प्रति अम्ल के रूप में भी किया जाता है। जो आपकी आमाशय में जो कुपच हो जाती है, जहां भोजन पच नहीं पाता, उसके इलाज में भी इसका उपयोग करते हैं, जिसे हम एंटासिड या प्रति अम्ल कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्लीय वर्षा कब होती है? कारण बताइए, प्रभाव भी बताइए। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। इन क्वेश्चनों के आने की पॉसिबिलिटी है आपके लिए, जो बोर्ड का एग्जाम है, कई गुना ज्यादा है। मैं आपको बता दूं 95 से लेकर 99% तक ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए आप। यहां पर मैं आपको बता दूं कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ये ओटी में पूछा जाता है। मैं साथ में ओटी भी कवर करा रहा हूं, आप समझिए, थ्योरी के साथ में ऑब्जेक्टिव भी साथ में कवर करा रहा हूं मैं आपको। यहां देखिए, वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम, तब यह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी के पानी में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, तो उसका पीएच मान और कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता यानी जीवन जीने की जो जीवन काल होता है वो कम हो जाता है, और जलीय जीव अक्सर खत्म हो जाते हैं। ये इसका प्रभाव है। अब देखो यहाँ पर अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण है, उसमें वायु के अंदर कुछ विशेष गैसें होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं CO2 गैस और SO2 गैस, साथ में NO2 गैस। इन गैसों की वजह से
ये जब बारिश के पानी के साथ में घुल जाती हैं तो अम्ल बनाती हैं। ये अम्ल वर्षा के रूप में बरसते हैं, और जब बरसते हैं तो ये पानी जब पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो उस जल के अंदर, पानी के अंदर रहने वाले जलीय जीव उनकी मृत्यु हो जाती है। खासकर मछलियां ढेर सारी एक साथ मर जाती है, इसीलिए जलीय जीवन होता है वो बड़ा दुर्लभ हो जाता है। अब अम्लीय वर्षा के बारे में मैं एक और आपको बहुत अच्छी चीज बता दूं कि जो आगरा का ताजमहल है, जिसकी चमक और ग्लॉसीनेस जो पहले थी अब नहीं है। कारण, उसका कारण होता है उसके पास में स्थित मथुरा रिफाइनरी से जो वायु प्रदूषण होता था उसकी वजह से अम्लीय वर्षा हुई कई वर्षों तक, और उसकी चमक है धीमे धीमे कम होती गई। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8, दंत 6 में पीएच के महत्व का वर्णन कीजिए। 2023 में पूछा वो क्वेश्चन है। दांत जो आपके क्षरण होते हैं, दांत जो आपके सड़ते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं, उसमें आखिर पीएच मान का क्या रोल होता है? तो देखो, जब हम खाना खाते हैं अक्सर हमारा जो खाना होता है उसमें रोटी होती है, रोटी गेहूं से बनी होती है, गेहूं के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च जब टूटता है, स्टार्च जब आप रोटी खाते हैं उसमें स्टार्च है, वो जब आपकी लार के अंदर मिक्स होता है तो स्टार्च टूटता है। स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन कहते हैं। ये एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है, ग्लूकोज बनाता है। अब ये ग्लूकोज से अम्ल बनता है, और ग्लूकोज से अम्ल बनने के लिए हमारे पास में आपके माउथ के अंदर ढेर सारे जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु इस ग्लूकोज को अम्ल में बदलते रहते हैं, और ये अम्ल आपके दांतों के एनेमल को, जो आपके शरीर का कठोरतम पदार्थ है, दांतों के एनेमल को धीमे धीमे घोलता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अम्ल की वजह से मुंह के पीएच मान 5 से कम हो जाता है, इसलिए दांत धीमे धीमे क्षरित होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। उपाय क्या है? उपाय है कि ऐसे दंत मंजन का उपयोग करें जिसकी प्रकृति कैसी हो, क्षारी हो, कि वो क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, और उस वजह से जो अम्ल बन गया है वो जीवाणुओं का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो प्रबल अम्ल, दो प्रबल क्षार के उदाहरण लिखिए। तो देखो, अम्ल और क्षार में अंतर देखा जाए तो देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं, लाल, और क्षार होते हैं लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला। अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, जिनको हम OH नेगेटिव लिखते हैं। अम्ल होते हैं ये क्षारकों को उदासीन करते हैं, उसमें उल्टा करो, ये क्षार होते हैं अम्ल को उदासीन कर देते हैं। अब हम बताएं कि दो प्रबल अम्ल कौन से हैं। तो देखो, प्रबल अम्ल HCl H2SO4, ये प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। दो प्रबल क्षार की बात करें तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, प्रबल क्षार होता है। तो इस तरह से अम्ल और क्षार में अंतर वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पीएच मान से क्या आशय है, दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। तो पीएच का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी और एच, इसका मतलब क्या है। पीएच मान एक ऐसा मान है जो विलयन की प्रकृति को बताता है। कैसे कि यदि पीएच मान 7 से कम हुआ तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारीय, और 7 हुआ तो उदासीन होता है। इसीलिए एक ऐसा मान जो कि विलयन की प्रकृति को बताता है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है या फिर उदासीन है, वही मान पीएच मान कहलाता है। इसको एक स्केल से मापा जाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल में पीएच मान का जो स्केल होता है, पीएच मान होता है 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है। अब इसके महत्व देखिए, दवाओं में इसका महत्व होता है, जैसे रक्त है, यूरिन होता है, आदि में पीएच मान ज्ञात करके हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं। दूसरा, दूध के उत्पादन में पीएच मान +6.6 तक पहुंच जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दूध खट्टा हो गया है, दूध से दही बनने के चांस हैं। खेती में कैसे कि पीएच मान यदि अधिक हुआ या पीएच मान कम हुआ, दोनों ही कंडीशन में खेत की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। उस मिट्टी के अंदर आपको यदि क्षारीय मिट्टी है तो फिर उदासीन करने के लिए अम्लीय पदार्थ मिलाना पड़ता है, और अम्लीय मिट्टी है तो उदासीन करने के लिए क्षार मिलाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उसकी उपजाऊ क्षमता वापस आती है। तो ये पीएच मान का रोल होता है। अगला प्रश्न है, ये 4 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूं। 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। व्यंजन क्रिया क्या है, व्यंजक चूर्ण क्या है, उसको आखिर कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ में
उसका उपयोग क्या है। तो देखो व्यंजन का मतलब होता है रंग उड़ा देने वाला, और रंग उड़ाने का काम इसके अंदर आखिर कौन करता है। तो देखो व्यंजन क्रिया का मतलब क्या है, वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा रंग उड़ाया जाता है व्यंजन क्रिया कहलाती है, और ऐसे पदार्थ को व्यंजक कहते हैं, और ऐसे चूर्ण को व्यंजक चूर्ण कहते हैं। और व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। इसमें क्लोरीन गैस बना करती है, क्लोरीन गैस होती है वो वास्तव में देखा जाए तो क्लोरीन गैस पानी से संयोग करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है। क्लोरीन है ये आती है व्यंजक चूर्ण से, पानी से अपक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है। नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा देती है, और वो रंगीन पदार्थ रंगहीन हो जाता है, इसीलिए इस चूर्ण को व्यंजक चूर्ण कहते हैं। अब व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, रासायनिक सूत्र CaOCl2। उपयोग देखो वस्त्र उद्योग में सूती लाइनेन के व्यंजन के लिए उपयोग की जाती है, कागज उद्योग में उपयोग करते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करते हैं, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये क्वेश्चन ये समझ लो 2026 के पेपर में छपा मिलेगा, भोपाल से निकल आया है, कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगली जो कड़ी में वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो कड़ी है उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन में ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सब कुछ आपको आना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O। हाफ को हेमी कहते हैं इसलिए नाम देखो कैल्शियम सल्फेट, ये रहा हेमी, हाफ है, हाइड्रेट यानी वाटर है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रासायनिक नाम है। बनाने की विधि देखिए, जिप्सम है उसको हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर पर, यानी 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब उसको हीट करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है और पानी बाहर निकल जाता है। गुड़ लिखिए इसके, देखो गुड़ क्या है, सबसे पहले सफेद चूर्ण होता है, जल में ये लगभग 1/2 घंटे में कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है, और जो कठोर पदार्थ बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर जो कठोर पदार्थ बनता है उसको जिप्सम कहते हैं। और आपको बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। तो देखो उपयोग, पहला उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, आभूषण मूर्तियां बनाने में, अग्निशय पदार्थ बनाने में, प्रयोगशाला में उपकरणों को बायरोधी बनाने में इसका उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सा में एक सांचा देने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और घर के अंदर जो पुट्टी होती है वो भी POP की होती है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, 12 क्वेश्चन लिए मैंने इस चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया है कि 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 2026 के पेपर में छपे के छपे मिलेंगे। आप देख लेना, आप 2026 का जो पेपर आएगा अभी उसके अंदर प्रश्न नंबर 12 प्लास्टर ऑफ पेरिस व्यंजन चूर्ण, इससे संबंधित क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर पूछे ही जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।